आप देख रहे हैं इस वक्त आज का मुद्दा दारुल उलूम देवबंद। जी हां, एक के बाद एक यहां से अच्छी और दिल को तस्कीन देने वाली खबरें आ रही हैं। पहले आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने यहां का दौरा किया, वहां पर मोहतमिम से मुलाकात की, उनका भी इस्तकबाल किया गया। फिर उसके बाद फौरन बाद अगर हम कहें तो शनिचर के रोज फौज के रिक्रूटमेंट जनरल वहां पर पहुंच गए, दारुल उलूम देवबंद पहुंच गए। और इस पर हम बात तो आज करेंगे ही कि क्यों गए, क्या वजह थी, मकसद क्या था। लेकिन यह तो तय है कि जिस कौम को पिछले कई बरसों से आइसोलेट किया गया था, अपीज किया गया था, अब वो मेन स्ट्रीम में आने जा रही है। ऐसे संकेत, ऐसे मैसेज मिलने शुरू हो गए, ऐसे इशारे मिलने शुरू हो गए। जी हां, नए भारत की तामीर, तरक्की और तब्दीली में अपना बुनियादी किरदार अदा करेगी ये कौम। साथ ही सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को ऐसा लगता है अब पूरे तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए, उसे पूरी तरह से अंजाम देने के लिए पुरअज़्म नजर आती है। लेकिन आज हम बात करेंगे देवबंद और बरेली शरीफ की, आर्मी के आला अफसर के वहां के दौरे की। यह बहुत ही खुशाइन पैगाम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसे ही ओहदा संभालते हैं या जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास। जब विश्वास यानी भरोसा लफ्ज साथ आता है, मजबूती के साथ आता है, तो क्या है ये भरोसा, वो दिखाना भी सबसे पहले शुरू हो जाता है। मतलब ये किसी मिड टर्म में नहीं हो रहा है, ये साल के बीच में नहीं हो रहा है, ये 2.5 साल बाद नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल ओथ, शपथ लेते ही, हलफ लेते ही शुरू हो जाता है कि हमें विश्वास जगाना है। फिर आप चाहे अकलियतों के लिए हिसाब से, अकलियतों के लिए वजीफे की बात करें, छात्र छात्राओं के लिए, तालिब इल्म के लिए, तलबा के लिए बेहतर मुस्तकबिल की बात करें, वक्फ बोर्ड के खर्चे से, सरकार के 100% फंड से बेहतरीन इदारे बनाने के मौके की बात करें, या इसके बाद आरएसएस के एक बड़े लीडर की, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त हैं, सरबराह हैं, उनके देवबंद जाने की बात करें और वहां पर यह पैगाम देने की बात करें कि आपको आरएसएस से डरने घबराने की जरूरत नहीं, आरएसएस आपके साथ है, आइए मिलते हैं, जुड़ते हैं, मुल्क की तरक्की में साथ चलते हैं, मुल्क शिद्दत पसंदी से नहीं बल्कि अमन व अमान के साथ चलेगा। इसी तरह से अब सेना के आला अफसर में से एक, जो कि रिक्रूटमेंट मेजर जनरल है एससी शरण साहब, शनिचर के रोज दारुल उलूम देवबंद जाते हैं। एक खुशाइन पैगाम है और जो विश्वास की बात सरकार करती है, वजीर आजम करते हैं, उस तरफ बढ़ते हुए ये कदम कहे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं। आइए इस पर हम बात करते हैं। हमारे 5 सवाल जिसके इर्द गिर्द मेरी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि देवबंद की 150 साल तारीख में पहली बार आर्मी सीनियर अफसर के जाने के मायने क्या है, यह मैं अपने मौजूद मेहमानों से जानने समझने की कोशिश करूंगा। मेरा आज का दूसरा सवाल है कि क्या पिछले 70 सालों में देवबंद और बरेली को सिर्फ इख्तिदार के लिए इस्तेमाल किया गया और अब सही वक्त आया है भरोसे का, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा सवाल, पहले आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार और अब मेजर शरण का देवबंद जाना क्या पैगाम है, क्या इशारे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। चौथा सवाल, क्या ये सबका साथ, सबके विश्वास के लिए एक सच्ची पहल है, एक मुस्बत पहल के तौर पर देखी जा सकती है। और हमारा आज का 5वां सवाल कि क्या अब इस पर भी शुरू होगी सियासत, क्योंकि ऐसी बातों पर सियासत जरूर होती है। और एक तरफ कहा जाता है कि अपीजमेंट की सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप एक तबके को अलग कर रहे हैं। तो देखते हैं इस पे किस तरह की सियासत होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आइए उससे आपको बाखबर कर दें। दिल्ली में सरकारी जमीन पर मस्जिद तामीर का मामला, दिल्ली अक़लियती कमीशन ने जांच के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील की है। 10 दिनों के अंदर तमाम इलाकों की जांच करके कमीशन की टीम रिपोर्ट पेश करेगी। टीम के सदर समाजी कारकुन ओवैस सुल्तान होंगे। बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा ने सरकारी जमीन पर मस्जिद की तामीर का पिछले दिनों इल्जाम लगाया था और यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। जी सलाम ने भी इस पर डिबेट की थी, बहस की थी और तमाम इसके पहलुओं को जाने समझने की कोशिश की थी इल्जामात के। और अब इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन में
मस्जिद की तामीर के मामले में दिल्ली अक़लियत कमीशन को हुक्म दिया था और दिल्ली अक़लियती कमीशन ने जांच के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। 10 दिनों के भीतर ये तमाम इलाकों की जांच करेगी और कमीशन की टीम फिर रिपोर्ट पेश करेगी। टीम के सदर समाजी कारकुन ओवैस सुल्तान होंगे। और आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा ने सरकारी जमीन पर मस्जिद की तामीर का मामला उठाया था और ये इल्जाम लगाया था कि मस्जिदें बेजा तरीके से बनाई जा रही हैं, इंक्रोचमेंट करके सरकारी जमीन पर। चलिए आते हैं देवबंद पर और बात करते हैं किस तरह से एक नई पहल ये हुई है, इसका किस तरह से आगे तक मैसेज जाता है, पैगाम जाता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मैंने अपने साथ सैयद बाबर अशरफ साहब को जोड़ा है। सैयद बाबर अशरफ साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के। आप सूफी तहरीक का एक बहुत बड़ा नाम है। आप मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए जद्दोजहद करने वालों की फहरिस्त में सबसे पेश रहे लोगों में हैं और आप इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह की तनकीदों के बावजूद आप लगातार लगे हुए हैं कि मदरसे मॉडर्नाइज हों और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। मेरे साथ यशवीर राघव साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं। अक्सर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं और बड़े एग्रेसिव अंदाज में रखते हैं। मेरे साथ यशवीर राघव के साथ साथ प्रोफेसर साहब भी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर देवराज सिंह जी। प्रोफेसर देवराज सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं। सर आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। और मेरे साथ थोड़ी देर बाद मेजर जनरल संतपाल सिंह साहब भी होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऑफर दिया गया है, जो पैगाम दिया गया है, कहा है कि आए बच्चे, देवबंद से भी बच्चे फौज में आए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में बागडोर संभालें। इस तरह की जो बातें कही गई है उसका कितना दूर तक ये पैगाम जाता है और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले सैयद बाबर अशरफ साहब के पास जाना चाहूँगा। बाबर अशरफ साहब, जिस तरह से देवबंद की एक तारीख रही है, चाहे बरेली शरीफ हो, देवबंद हो, इनकी अपनी एक तारीख रही है। बड़े सगीर में इनका अपना एक दबदबा है और बड़े पैमाने पर लोग इनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में पहले आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार जी वहां पर जाते हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त भी हैं। वहां पर जाकर कहते हैं कि अमन के साथ चलना है, शिद्दत पसंदी के साथ नहीं। और उसके बाद अब आर्मी के एक बड़े अफसर वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि आइए फौज ज्वाइन करते हैं, आइए मिलकर के जो कलाम पाक की जो तरगीब है, कलाम पाक का जो मैसेज है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मेजर जनरल का जाना वहाँ के ऊपर और इस बात के लिए लोगों को आमादा करना या इस बात के लिए इनवाइट करना कि वो लोग आएँ और आर्मी की खिदमत करें, ये इस्तकबाल, ये वेलकम किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि देवबंद क्यों जाना, देवबंद की तारीख क्या है? जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको हिस्ट्री के और इतिहास के पन्नों से अगर देखा जाएगा, देवबंद का इस्टेब्लिशमेंट 1866 में हुआ और गदर की लड़ाई 1857 में हुई। 1857 के बाद हिंदुस्तान में हिंदू या मुसलमान दोनों या किसी भी तबका या किसी भी मजहब के मानने वाले जो लोग हिंदुस्तान में थे, उनके लिए नामुमकिन था कि वो कोई नई इमारत खड़ी करते, या नई इमारत खड़ी करना तो दूर की बात, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से चले आ रहे थे उसकी हिफाजत और उसकी देखरेख और वहां पे अपनी ट्रेडिशन तालीमात को कंटिन्यू करना उनके लिए नामुमकिन हो रहा था। उस हालात में 1857 के बाद जब ब्रिटिशर्स ने यह देखा कि मुसलमान और हिंदू यूनाइट होके, और ये मुसलमान वो जो मस्जिद से संदेश पा रहे थे, और उस वक्त 1857 से पहले आपको बता दूं कि तारीख में एक भी शख्स आपको देवबंद ख्याल का नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर, कोई सफा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप ये कहें कि कोई आदमी देवबंद आइडियोलॉजी को, इसका एग्जिस्टेंस ही 1857 के बाद हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने यह महसूस किया कि ये मुस्लिम्स जो हैं वो अपने सूफीज से, अपने जो इमाम्स हैं उनसे इंस्पायर्ड हैं और वो इस देश में ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए मस्जिदों से फतवे दे रहे हैं, मस्जिदों से उनमें अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं और उन्हीं ने ड्राइव चलाया। और जब उनको जबरदस्त तरीके से जो है वो एक, यानी कि पहला जिसे कहिए कि सबसे पहला आज़ादी का जो जंग हुई, जब उनको जबरदस्त तरीके से मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर यहाँ के ऊपर एक अंग्रेजों को धक्का दिया, तो
तो उस वक्त अंग्रेजों को यह समझ में आया कि नाउ देयर इज अ नीड टू डिवाइड द मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमान उस वक्त सत्ता में थे और उनके पास आर्मी भी, यानी कि वेपन्स भी और प्रॉपर्टी भी और एसेट्स भी और एस्टेब्लिशमेंट उनके हाथ में था। तो उन्होंने आइडियोलॉजिकली हिंदुस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की। उस वक्त बहुत संजीदगी की बात है, उस वक्त जब कोई नया इदारा नहीं बन पा रहा था, उस वक्त 1866 में यह वजूद आया और यह वजूद ब्रिटिशर्स के सहायता से आया, जिनका मकसद यह था कि हिंदुस्तान के अंदर एक नया आइडियोलॉजी हो जो सऊदी एजेंडे को चलाए और जो हिंदुस्तान में सूफियत जो अमन का पैगाम देता है, उस अमन के पैगाम को दबाया जा सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात, लेकिन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत जो पहल चल रही है उसमें हर फिरके को जोड़ने की कोशिश है, मुसलमानों की भी। बरेली को भी पैगाम दिया गया है, देवबंद भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े सगीर में उसका भी अपना एक मकाम है, दबदबा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। Any ideology which posing a threat to humanity and peace should be banned and restricted at any cost across the world, not in India. मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा सर कि आजादी से पहले वाला देवबंद और आज के देवबंद में भी बहुत फर्क है। दर्स जो देवबंद का उस वक्त हुब्बुल वतनी का जाता था, कम से कम वो एक बड़ा इदारा था उस वक्त, उस देवबंद पर फिरका परस्ती, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का इल्जाम अब रोजाना लगता है। तो ये भी फर्क है। तो वहां पर जाकर के विश्वास बहाली की कोशिश है, इसको भी हम किस नजर से देखें? कल भी राब्ता अल इस्लामी का मेंबर थे ये, दे वर कैरिंग राब्ता अल इस्लामी, दैट इज वर्ल्ड मुस्लिम लीग, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सऊदी अरबिया व्हिच बेसिकली प्रोवाइड्स ऑल काइंड ऑफ असिस्टेंस टू देवबंद टू प्रमोट एंड प्रोपेगेट देयर आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए। आज भी राब्ता अल इस्लामी का हेड जो है वो देवबंद के अरशद मदनी साहब हैं। तो ये बात नहीं भूलना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, जब वहां से असिस्टेंस हो रहा है तो जो देने वाला है वो ये पूछेगा कि जिस काम के लिए हमने दिया है आप उसके लिए क्या कर रहे हो। लेकिन ठीक है, लेकिन हुकूमत की पहल को आप कैसे देखते हैं? बरेली के लिए भी कहा है और भी दूसरे इदारों में जाना है। एक तरफ से कोशिश की जा रही कि आइए हम ही वहां पर शुरुआत करते हैं। जो ये दूरी है, ये जो खिंचाव है, कुछ हद तक कम हो। की 85% आज भी आबादी जो है वो सूफियत से है, वो इस मुल्क में अमन चाहती है, मोहब्बत का पैगाम देती है। और हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया वो किसी देवबंद से नहीं आया, वो गरीब नवाज से आया, वो महबूब इलाही से आया, वो मखदूम सिमना से आया। इन लोगों ने लोगों के दिलों को जीता और बिना तलवार और बिना सख्त बात किए खिदमत खल्क के जरिए इस्लाम के कोने 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 में पहुंचा। इसमें कोई शक नहीं। और कांग्रेस को खासतौर से देवबंद की याद उस वक्त आया करती थी जब रामलीला मैदान में किसी सियासी रैली में 5-10 हजार लोगों को भरना होता था। उस वक्त कांग्रेस को देवबंद याद आता था। देवबंद और जमीयत, कम से कम इस हुकूमत ने एक पहल तो की है। देवबंद और जमीयत वाज द सिस्टर कंसर्न ऑफ कांग्रेस। ये हमेशा जो थे उनके टूल थे। और एक अफसोस की बात ये कि हिंदुस्तान के 85% लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो जबरन थोपा गया और वो जमीयत के हाथ में और इन तंजीमों के हाथ में किया, जिन्होंने भारत की उस अमन पसंद विचारधारा सूफियत को जो है वो पिछले 60 साल के अंदर कांग्रेस की सत्ता के अंदर जो है वो कुचल के रख दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात। इस पर भी बहुत तफसील से गुफ्तगू करने की जरूरत है। मेरे साथ फिरोज बख्श साहब भी जुड़ गए हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं मानू के। फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा। कैसे देखते हैं फिरोज बख्श साहब इस एक और कोशिश को? इंद्रेश कुमार जी जब गए थे तब भी आपसे बात हुई थी और अब फौज के एक अहम जनरल वहां पर, मेजर वहां पर जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट मेजर वहां पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए जुड़ते हैं, मिलते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। पहल लगातार हो रही है, इस पहल को आप कैसे देखेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ ये जो जनरल साहब का दारुल उलूम देवबंद जाना हुआ, दारुल उलूम देवबंद इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, इस्लामिक तालीम का सबसे बड़ा मदरसा है, जो कि यूनिवर्सिटी चल रही है उससे भी एक कदम आगे है। और मैं समझता हूँ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, तो मोदी जी ने, उनकी सरकार ने वॉक द टॉक की है। ये जो वायदा किया है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विश्वास हमें जीतना है, तो उन्होंने मुसलमानों का भी विश्वास जीता है। और इसमें मजे की बात यह है कि कोई यहाँ पर अपीजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि तुष्टीकरण बिना सशक्तिकरण। ऐसा नहीं हो रहा है जो कि कांग्रेस के जमाने में हम देखते थे, खाली बस जबानी जमा खर्च होता था, लेकिन यहाँ पर जमीनी सतह से जुड़कर ये बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले बात आई थी, मोहतरमी वजीर आजम मोदी साहब ने कहा था कि हम 100 ऐसे मदारिस बनाना चाहते हैं जो जहाँ पर बच्चा कुरान भी फरफर पढ़े, वहाँ पर फुटबॉल भी खेले, लॉन टेनिस भी खेले, इसके अलावा अंग्रेजी भी सीखे, साइंस भी सीखे, हिसाब भी सीखे,
तो ये जो पॉलिसी है सरकार की, मैं समझ रहा हूँ कि सही मानों में ईमानदारी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मदरसे में जाना मेजर जनरल का और उनको बच्चों को ये कहना कि भाई आप फौज में आइए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की तारीख में ये ऐसा पहली बार हुआ है और खुल के हुकूमत सामने आई है। और हुकूमत ने वजीर आजम की पॉलिसी पे कि मुसलमानों के एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूँ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से भी आगे बढ़ गए कि एक हाथ में मैं चाहता हूँ कि कुरान हो और दूसरे हाथ में मैं चाहता हूँ कि मुल्क को बचाने के लिए जो है उनके हाथ में तोप हो या बंदूक हो। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज है। और अगर ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो मैं सोचता हूँ कि अच्छे दिन इंशाल्लाह आएंगे, मदारिस के लिए आएंगे, उर्दू वालों के लिए आएंगे और तमाम मुस्लिम कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए आएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं मिल्लत में एक यकीन पैदा होगा, कौम में एक यकीन पैदा होगा। जो कांग्रेस के दौर में आइसोलेट किए गए थे, सिर्फ अपीजमेंट के शिकार बने और वोट बैंक बनके रह गए, ऐसा आपको लगता है? और ये अपने आप में बहुत नई बात है, पहली ही बार शायद हुआ है कि कोई फौज का आला अफसर जाता है और खुद कह रहा है इस तरह के इदारों में जाकर के कि आओ फौज के साथ जुड़ते हैं, आओ मिलकर के साथ चलते हैं। बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा कदम है। और तमाम और इदारों में भी जाने का मंसूबा है, आगे बरेली से भी मांगा गया है, वहां से भी, वहां भी जाएंगे। और भी जो इदारे हैं जिनका अपना दबदबा है। एमआरएम के यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त इंद्रेश कुमार भी देवबंद दौरे के दौरान एनसीपीएल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर भी उनके साथ मौजूद थे और दौरे के दौरान काफी बातचीत भी हुई थी उनसे। आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। जो मीटिंग्स में जो बातचीत हुई कि खास करके एक मुलाकात ही वो दोनों के बीच में थी कि कैसे खास करके इस हिंदुस्तान से नफरत मिटे और देवबंद का जो रोल हो सकता है इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने में, इत्तेहाद के लिए, इत्तेफाक के लिए, इस मुल्क में कैसे आपस में मिलजुल कर रहे, इस मुल्क में खास करके जो कट्टरता है वो कट्टरता ख़त्म हो, दोनों कम्युनिटीज़ में बातचीत का रास्ता हमवार हो, ये सब के लिए कल बातचीत हुई है। और मुझे लगता है कि इसमें देवबंद की पहल जो है और वो इंद्रेश कुमार जी का जो उन्होंने खैर मकदम किया है, और इंद्रेश कुमार जी तो हमारे सरबराह मार्गदर्शक को चाहते ही है कि मुल्क में एक ऐसा माहौल बने जो कि दंगा मुक्त, दहशत मुक्त भारत का माहौल बने। तो बहुत एक अहम ये आप तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और कहा गया है वहां पर जाकर के शरण साहब के द्वारा जरिए कि सेना में कलाम पाक की जो तालीम है और इमाम समेत बहुत सारे ऐसे पद हैं, ऐसे ओहदे हैं जिसमें आप रह करके मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, आप सीधे फौज का हिस्सा भी बन सकते हैं और मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। एक बड़ा इदारा है और वहां इस तरह का पैगाम देना, ऑफर देना एक बड़ी बात है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तरफ बढ़ते हुए कदम ऐसे समझ में आते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशवीर राघव भी हैं। यशवीर, बहुत अच्छी पहल लग रही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और हो सकता है इसमें नीयत भी बहुत अच्छी हो हुकूमत की और इसी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता चला गया तो फिर वोट बैंक की सियासत का क्या होगा? इस पर तो राजनीति तय है, पक्का राजनीति इस पर होगी और कहीं ना कहीं आप लोगों को कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा, कहीं आप लोगों पर ही अपीजमेंट का, तुष्टिकरण का इल्जाम न लग जाए। देखिए, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संवैधानिक पद संभाला है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 5.5 साल से जो अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं उसके नाते हो, उन्होंने कभी परवाह नहीं कही कि विपक्ष उन्हें किस नाते से कटघरे में खड़ा करेगा। गुजरात में रहते हुए भी और पिछले 5-5.5 सालों में भी उनका सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ उन्होंने उस चीज को प्रस्तुतिकरण किया है। आप 2014 के लोकसभा चुनावों के जीतने के बाद आप लगातार देखिए विभिन्न योजनाएं आई, चाहे वो गैस का सिलेंडर देने की हो, क्या मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिला है, लेकिन कोई विशेष उस बात का अलग से उल्लेख नहीं किया। आयुष्मान भारत योजना हो, क्या गरीब मुसलमानों को नहीं मिला है। चाहे उसके अलावा हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो, मैं पूरी बात करता हूं। मोदी 1 था ना, मैं मोदी 2 की बात कर रहा हूं। उसी चाहे बढ़ करके और 2 कदम आगे आकर के बात हो रही है। इमरान भाई, मैं वही बात मैं कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप पर भी वही इल्जाम लग जाए जो आप दूसरों पर लगाया करते हैं। इमरान भाई वही कह रहा हूं जी कि जब बिजली देने की बात होगी तो मुस्लिम गांव में भी गए, हिंदू गांव में। अब जब मोदी 2 की बात जो आप कर रहे हैं, जैसा कि आपने अपने उसमें उल्लेख भी किया इंट्रो में कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कहीं ना कहीं जो इस देश की कई राजनीतिक पार्टियां हैं ध्रुवीकरण का प्रयास करती हैं, भड़काती हैं, कट्टरता पैदा करती हैं, कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस के नाम से डराती हैं। लेकिन इस चीज को बिल्कुल धूमिल करने के हेतु से इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।
पिछले 2014 से लेकर और 2019 में कुछ और भी योजनाएं जो घोषित हुई हैं, कुल मिला के अलग से ही मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए 15 ऐसी योजनाएं हैं जो अलग अलग हम उनको मुहैया करा रहे हैं। बात आती है जो देवबंद में गए कर्नल साहब, अब मेजर साहब, आर्मी में इस प्रकार के विभिन्न पद होते हैं जो हिंदू धर्म गुरुओं के लिए भी होते हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए भी होते हैं, सिख धर्म गुरुओं के लिए भी होते हैं, अन्य जो धर्म है उनके गुरुओं के लिए भी होते हैं। क्योंकि जैसे मंदिर है या मस्जिद है, मंदिर में पूजा करने के लिए वहां कम से कम जो कोई शास्त्री चाहिए, इसी प्रकार से वहां सीधे ऑफिसर की भर्ती होती है, शास्त्री का जिसको ज्ञान होता है वो जाता है। इसी प्रकार से देवबंद अपने आप में एक विख्यात है, जैसा सैयद जी ने भी कहा, वहां से अच्छे अच्छे मतलब इस्लाम के विद्वान निकले हैं, तो इस नाते से उनका वहां जाना हुआ। बरेली को भी उन्होंने काउंट किया। वहां से ऐसे विद्वान फौज में जाएं, और कई ऐसे मोर्चे हैं, जैसे J&K इन्फेंट्री है, J&K का एक और प्लाटून है जिसमें मुस्लिम समाज के युवा ज्यादा हैं, तो उनके हेतु से इस प्रकार से देवबंद जाकर वहां से उलेमाओं जो गुरु हैं, मुस्लिम गुरु हैं, उनकी भर्ती, क्योंकि सीधे अफसर के रूप में भर्ती होती है, कराने का प्रयास किया गया है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस तरफ कदम बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को हमें कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें यह समझना चाहिए कि पिछले 70 सालों से ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों बार बार हम सिर्फ उस समाज को तुष्टीकरण के लिए ही उपयोग करते आ रहे हैं, क्यों हम उन्हें बार बार डराकर वोट बैंक हासिल करते आ रहे हैं, क्यों हमने उनके शिक्षा का प्रयास नहीं किया। वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपके अपने ही अपने नशेमन पे बिजलियां ना गिरवा दें, मतलब आपके अपने ही वोटर या आपके अपने ही समर्थक ना दूर होते चले जाएं, ऐसा ना हो जाए। इस बात, जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, आप इस बात के वोटों की राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में कदम नहीं रखा। उन्होंने कहा है कि जो इस देश का नागरिक है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो देश को अपना मानता है, जो वंदे मातरम बोलता है, वो इस देश का नागरिक होते हुए इस देश के हर सुविधाओं का उपयोग करेगा, और जो सुविधाएं बहुसंख्यकों को मिलेंगी वो अल्पसंख्यकों को मिलेंगी। किसी प्रकार की योजना जो बहुसंख्यकों के लिए है, उस प्रकार से अल्पसंख्यकों के लिए। आप ये लगा लीजिए, अभी पीछे जब लोकसभा का सत्र स्टार्ट ही हुआ था, शुरू ही हुआ था, तभी जिस प्रकार से पहले छात्रवृत्ति की योजनाएं बढ़ाकर 5 करोड़ छात्रों के लिए कर दी, जिसमें 50% छात्राएं हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक कारणों से स्कूल जिनका अध्ययन छूट जाता था, 50% छात्राओं को और 50% छात्रों को 2.5 करोड़ रुपए हर साल जब छात्रवृत्ति मिलेगी, क्या वो शिक्षा की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा? ये 3E की बात बार बार, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो हालांकि आर्मी कभी हालांकि आर्मी कभी गिनती नहीं करवाती है कि हमारी फौज में हिंदू कितने, मुसलमान कितने, ये आर्मी का तरीका ही नहीं है ना। आर्मी कभी इस पर बात करती है ना, सरकार बात करती है। लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती होने वाले मुसलमान ज्यादातर राजस्थान के कायम खानी मुसलमान होते हैं, जो जिसका अभी यशवीर ने भी जिक्र किया। एक जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, उसमें भी आधे जवान मुसलमान ही है। और झुंझुनू जो है राजस्थान का, वहां पर मुस्लिम अक्सरियत वाला तो एक पूरा गांव ही है, जो कि धनूरी राजस्थान का एक गांव है, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सबसे ज्यादा फौजी कुर्बानियां देने वाले वो भी मुसलमान है। लेकिन फौज कभी हिंदू मुसलमान में नहीं बांटती, और ना हमें बांटना चाहिए। फौजी फौजी होता है, मुल्क के लिए कुर्बान होने वाला, मुल्क की हिफाजत करने वाला फौजी फौजी होता है। प्रोफेसर देवराज सिंह जी, कैसे हम इस पहल को देखें, इस मुस्बत पहल को देखें, और इसके दूरगामी नतायज आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, ये जो पहल है, अगर इसका बारीकी से हम इसका अध्ययन करें, तो अभी जो चुनाव के नतीजों के जो रिजल्ट आए जी, उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 3 भाषण मेनली दिए गए, एक तो चुनाव जीतने के बाद पार्टी कार्यालय में दिया गया, दूसरा उनका जो स्पीच था वो बनारस में दिया गया, और तीसरा जो भाषण था उनका सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगा वो पार्लियामेंट के अंदर, जिस समय सभी सांसद जब इनके जीत गए, तब उस समय उन्होंने जो बात कही है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ ही साथ सबका विश्वास। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने अभी कुछ लोगों का विश्वास अभी जीता नहीं है। जहाँ तक समाज के जो तबके थे, इन लोगों को, दलित, मैं इसको बात करूंगा, जो वीकर सेक्शन में जो आता है, और माइनॉरिटीज, इसको पार्टियों के द्वारा इस तरह से अविश्वास क्रिएट किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तुम्हारा जो भी अधिकार मिल रहे हैं वो छीन लिए जाएंगे।
और इसमें सरकार पिछले 5 सालों में जो ST/SC जो मैं जिस कैटेगरी का कह रहा हूं उसके विश्वास को जीतने में सफल हुई है। अभी इन्हें क्या लग रहा था कि माइनॉरिटी का जो विश्वास है, विशेषकर मुस्लिम का जो विश्वास है, वो अभी हमें जीतना है। तो उसी पहल में, उसी कड़ी में ये एक पहल है, क्योंकि और उसके साथ ही साथ संविधान के बारे में जो बात की जाती थी, समाज में ये बताया जाता था कि लेकिन आप सही कह रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ है, लेकिन क्या मुस्लिम कौम भी उसको उसी तरह से सकारात्मक तरीके से एक्सेप्ट करेगी? मतलब ये सरप्राइज हो रहा है। वो खुद भी नहीं सोच सकते थे, समाज भी खुद नहीं सोच सकता था कि इस तरह की पहल होंगी, लेकिन हो रही, तो क्या वो उस तरह से उसको एक्सेप्ट करेगा और आगे चल के भरोसा और मजबूत होगा? आपको लगता है क्या? देखिए, इस देश में अगर किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से, किसी एक वर्ग से ये देश नहीं चलेगा। सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा और ये पहल उसी कड़ी में एक पहल लग रही है, क्योंकि जब तक जुड़ेगा नहीं पूरा समाज, इसमें समाज में सभी वर्ग के लोगों, सभी का विकास होना चाहिए और सभी का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, सभी को अधिकार भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए उसी कड़ी में सभी वर्ग के लोगों को इसके द्वारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है।